मित्रों, मेरा नाम राकेश है और एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं रीतिकाल का। रीतिकाल जिसके संदर्भ में आप सभी यह जानते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा है उसमें सभी कालों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से यदि हम बात करें मध्यकाल जिसको हम कहते हैं, जो संयुक्त रूप से भक्तिकाल और रीतिकाल को कहा जाता है, उसमें रीतिकाल का प्रारंभ 1700 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से विंशति 1900 विंशति यानी कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा दी है और इसे भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 चरणों में तीसरा चरण को रीतिकाल की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में रीति यानी कि शैली पद्धति पर कुछ न कुछ लिखने की जो प्रवृत्ति थी कवियों में विद्यमान थी। कुछ कवियों ने उसका अनुसरण किया और कुछ कवि या लेखक उस अनुसरण से बचे, तो उसी आधार पर इस काल को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के अंतर्गत रीतिकाल के नामकरण की। तो रीतिकाल जो शब्द है यह भक्ति काल के बाद मध्यकाल का अंतिम काल है, अंतिम दौर है, जिसे रीतिकाल की संज्ञा दी गई है, जिसे भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया है। जिसके अंतर्गत रीति काव्य कहा है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं के अंतर्गत 3 भाई जो थे वो श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी हैं। रीतिकाल की संज्ञा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अलंकार काल कहा गया है आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी के द्वारा और कला काल कहा गया है रामशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। अंधकार काल कहा गया है त्रिलोचन के द्वारा। इन सभी नामों में शुक्ल जी के द्वारा दिया गया जो नाम है वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जिसका अर्थ है अनुकरण करना। यानी कि इस कालखंड में जो शास्त्रीय ग्रंथ थे, भारतीय धर्मशास्त्र जो थे, उन ग्रंथों एवं सिद्धांतों का अनुसरण किया गया और उसे ही रीतिकाल कहा गया। रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थी, इसको भी थोड़ा बहुत समझना आवश्यक है। यदि हम बात करें राजनीतिक परिस्थिति की, तो यह काल जो था यह मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का काल था प्रारंभिक अवस्था में, किंतु उत्तरोत्तर यानी कि बाद बाद में यह उनके ह्रास, पतन और विनाश का काल था। यदि हम बात करें इसके बाद शाहजहां के शासनकाल में मुगल वैभव जो था वो अपनी चरम सीमा पर था। राजा सामंत मनोरंजन के लिए गुणीजनों, कवियों और कलाकारों को प्रश्रय देते थे, राजाश्रय प्राप्त था उनको। शाहजहां के बाद औरंगजेब ने सत्ता संभाली और औरंगजेब जो कि धार्मिक कट्टर माना जाता था, धीरे धीरे उत्तरवर्ती मुगल शासन कमजोर होता चला गया और मुगलों पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता चला गया और लेखन भी अपनी ह्रास की ओर बढ़ता चला गया। बिहारी के काव्य में वर्णित मुगलकालीन वैभव विलास का समर्थन हॉकिंस ने अपनी यात्रा वृत्तांत में किया है। यदि आप बात करें सामाजिक स्थिति की, तो यह काल घोर अधःपतन का काल था। सामाजिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बादशाह था। सभी प्रकार की शक्तियां का केंद्र बिंदु भी वही था। विलासिता अपने चरम पर थी। नारी को मात्र भोग्य बनकर प्रयोग किया जाता था। सांस्कृतिक परिस्थितियों की यदि आप बात करते हैं, तो साहित्य और कला की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध था। और यदि हम बात करें इसके बाद रीतिकाल के प्रवर्तकों के संबंध में विद्वानों के मतों की, तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कालक्रम की दृष्टि से यानी कि समय की दृष्टि से कृपाराम 1541 ईस्वी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है।
जबकि रचनाकार के व्यक्तित्व की दृष्टि से केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नगेंद्र ने स्वीकार किया है। यदि हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक स्वीकार किया गया है। मित्रों, यदि हम बात करें रीतिकाल की, तो रीतिकाल को रीति के प्रयोग के अनुसार हम अनेक वर्गों में बांट सकते हैं। मुख्यतः इसके 3 वर्ग हैं, किंतु इसको हम 4 वर्गों में बांट लेते हैं। पहला जो वर्ग है रीतिबद्ध परंपरा या रीति काव्य परंपरा जिसको कहा गया, जिसके अनुयायी या जिसको अपनी रचनाओं में स्थान देने के कारण, रीति को अपनी रचनाओं में स्थान देने के कारण इसका अनुसरण करने वाले जो लेखक थे उनमें केशवदास, मतिराम, देव, भिखारीदास, पद्माकर, जसवंत सिंह, चिंतामणि, सोमनाथ आदि प्रमुख थे। दूसरी जो धारा है रीतिकाल की, वो है रीति सिद्ध धारा, जिसके अंतर्गत बिहारी लाल और सेनापति प्रमुख हैं। तीसरी जो धारा है, जिन लेखकों ने बिल्कुल रीति का अनुसरण नहीं किया, रीति मार्ग का अनुसरण नहीं किया और स्वच्छंद लेखन पर ध्यान दिया, वे थे रीति मुक्त काव्य धारा के लेखक। इसके अंतर्गत खनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, द्विजदेव आदि को सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारा थी जिसको हम रीतियेतर काव्य धारा कहते हैं, जिसको फिर 2 भागों में क्रमशः हम बांट सकते हैं। पहला है दरबारी कविता और दूसरा है गैर दरबारी कविता। ये जो गैर दरबारी कविता है, इसको पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नीति काव्य और भक्ति काव्य में। और इस भक्ति काव्य को पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। अब हम बात करें जो हमारी पहली काव्य धारा है, रीतिबद्ध काव्य धारा। अब ये रीतिबद्ध या रीति काव्य परंपरा है क्या? रीति काल की वह काव्य धारा जिसमें तत्कालीन कवियों ने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान देने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, रीति काव्य धारा कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि रीति काल में रीति शब्द का जो प्रयोग है वो काव्यांग निरूपण के अर्थ में भी हुआ है। ठीक, यह हम जो कह रहे हैं कि रीतिकाल की वह काव्य धारा जिसमें कवियों ने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान, यानी कि जो हमारे धर्मशास्त्र थे उनका ज्ञान कराने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की, लाक्षणिक ग्रंथों की रचना की, और इस काव्य धारा में लाक्षणिक ग्रंथों की रचना करने के कारण ही इसे लक्षण ग्रंथ परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। इस काव्य धारा के अंतर्गत कवि पहले संस्कृत के ग्रंथों से सिद्धांतों का अनुवाद ब्रजभाषा में करते थे, फिर उन सिद्धांतों के उदाहरण स्वरूप कविता लिखते थे या उनको प्रमाणित करने के लिए कविताओं को लिखते थे या गढ़ते थे। इसीलिए इस काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा भी कहा गया है। यहाँ लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य रस, अलंकार, छंद आदि के लक्षणों से है। यदि हम बात करें इस काव्य धारा के कवियों की, तो इन्होंने ज्ञान को सरल और सहज रूप में प्रस्तुत किया, इसलिए इस काव्य धारा के कवियों को आचार्य कवि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति काल की जो परंपरा है उसमें किस प्रकार से रीति का अनुसरण किया गया है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम रीति काव्य के या रीतिबद्ध परंपरा के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।